सो क्या हाल चाल आप लोगों के। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी लैंड रेवेन्यू की सीरीज़। हम इसमें पहले थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे जाके हम सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वाले में हम पहले हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले था यूपी ज़िम्मेदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950, जो सबसे इस इंडिपेंडेंस के बाद ये एक्ट आया था, जो कि एक हिस्टोरिक इनेक्टमेंट समझा जाता है। कि हिस्टोरिक इनेक्टमेंट मतलब एक बहुत ही तगड़ा इनेक्टमेंट था, क्योंकि इसने एबॉलिश कर दिया था ज़मींदारी सिस्टम को। ज़मींदार के जो ज़मींदारी सिस्टम आपको पता ही है, जो पहले चलता आ रहा था, उसको ब्रिटिशर्स के टाइम से उसको एबॉलिश किया। लैंड टेन्योर्स को सिंप्लीफाइड किया, भैया जो जितनी जितनी लैंड्स बटी हुई थी उनको सिंप्लीफाई करा। इम्पोज सीलिंग ऑन लैंड एक्यूमुलेशंस, लैंड एक्यूमुलेशंस पे सीलिंग इम्पोज करी, उन पे कोई भी इंसान ज़बरदस्ती ना ले। एंश्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू पुअर एंड डिप्रेस्ड, जो पुअर और डिप्रेस्ड क्लासेस थी या डिप्रेस्ड पीपल्स हैं, जो गरीब हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूशन हो लैंड का सही तरीके से। तो, तो इस तरीके से वो जो लैंड यूपी रेवेन्यू जो ज़मींदारी और रिफॉर्म्स एक्ट था, उसको हिस्टोरिक इनेक्टमेंट समझा गया, क्योंकि उसने 3-4 चीज़ें ये करी थी। ठीक है, तो पर हम जानते हैं कि जब ये यूपी ज़मींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट आया, ठीक है, तो नया एक्ट आया भाई, अच्छी चीज़ें करी इसने। पर जो हर एक एक्ट होता है, ठीक है, कोई भी एक्ट अगर जब हम लाते हैं तो वो एक चेंजिंग नेचर होता है। कोई भी एक्ट आप जाओ तो, क्योंकि जब सोसाइटी चेंज होती है तो उसकी नीड्स बढ़ती हैं। ठीक है, नीड्स बढ़ती हैं तो सोसाइटी उसकी जो चेंज, उसकी जो एक्यूमुलेशंस हैं, जो उसकी ज़रूरतें हैं, वो उसके साथ साथ बढ़ती है, उसका नेचर भी चेंज होता है। तो ऐसे लॉ का नेचर है। लॉ उस टाइम आपने बना दिया, कभी 40-50 साल, वो उस समय की नीड थी, वो बना दिया। ब्रिटिशर्स के कई एक्ट थे जो उस समय की नीड थे। फिर इंडिपेंडेंस के बाद हमारी नीड अमेंडमेंट्स जो होते हैं, आप समझते ही हैं, वो नीड्स पे कि भाई उससे अब उस पर इस चीज़ का ऐड करने की ज़रूरत है, तो हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो हर एक्ट में अमेंडमेंट होता है। इस तरीके से कि जो लॉ का नेचर है वो एक तरीके का ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म हमने क्यों कहा है यहाँ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, इस तरीके से जब एक ऑर्गेनिज्म कोई भी चीज़ ग्रो करती है तो उसका नेचर चेंज होता है सोसाइटी के साथ। तो इस तरीके का लॉ का नेचर भी सेम है। तो जब टाइम चेंज हुआ तो एक सिंपल और कॉन्सोलिडेटेड लॉ की ज़रूरत पड़ी यूपी में, क्योंकि वहाँ 39 इनेक्टमेंट्स थे। 39 इनेक्टमेंट्स हो, 39 लॉज, केवल केवल लॉ, लैंड लॉ से रिलेटेड, जिसमें यूपी जमींदारी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट भी था। 39 इनेक्टमेंट। तो हमें एक सिंपल कोड की ज़रूरत थी, कॉन्सोलिडेटेड कोड, जिससे एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। ठीक है, और इन सारे इनेक्टमेंट्स में हम बात कर चुके हैं। कुछ ब्रिटिश टाइम के थे, कुछ जो ऑब्सोलीट हो गए, कुछ इनकन्सिस्टेंट होने लगे एक साथ, दोनों एक साथ से। तो हमें ज़रूरत है एक अच्छे कोड की। तो इसी ज़रूरत को करते हुए, ज़रूरत समझते हुए, हमें एक जो एक अच्छे कोड को जो सिंप्लीफाई कर सके और नीड को पूरा कर सके, तो उसकी ज़रूरत को फुलफ़िल करा यूपी रेवेन्यू कोड, जिसने रिपील कर दी 39 एक्ट्स। और यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट भी था इसमें, 1901 का। ज़मींदारी एक्ट 1950 का था, उसको रिपील करा और एक कोड आ गया। ठीक है, ये कोड आ जाता है हमारे पास। तो इस कोड का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू लैंड टेन्योर्स और लैंड रेवेन्यू। एक तो जितने भी लॉज हैं किसके रिगार्डिंग, लैंड टेन्योर्स के रिगार्डिंग है, लैंड रेवेन्यू को, उनको कंसोलिडेट करना, मतलब एक जगह लेना और उनको अमेंड्स करना। सिंप्लीफाई द लीगल रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर रेवेन्यू मैटर्स, जो भी रेवेन्यू कलेक्शन का मेथड था, जितने भी लॉज में, उनको सिंप्लीफाई करना, आसान बनाना एडमिनिस्ट्रेशन को। स्पीड ऑफ द डिस्पोजल रेवेन्यू केसेस बाय क्रिएटिंग रेवेन्यू कोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट करना, जिसमें रेवेन्यू केसेस का डिस्पोजल ईजिली हो सके। ओके, उसके बाद हम स्कीम ऑफ द कोर्ट, देखो एक्ट 2012 का है। असेंट जो उसको मिलती है वो 29 नवंबर 2012 को मिलती है। ठीक है, असेंट मिल जाती है, वो फोर्स में आ जाता है। कुछ सेक्शंस जो हैं वो 18 दिसंबर 2015 को एनफोर्स होते हैं, और जो बाकी बचे हुए थे वो 11 फरवरी 2016। यहाँ गलती हो गई है, यहाँ 2016 है, 26 नहीं है। ओके, आपको करेक्ट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, जो भी आप इसका स्क्रीनशॉट लें या फिर इसके नोट्स बनाएं एक्सेट्रा। फिर हम इसमें लास्ट जो पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में, वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कोड। क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं, ये आपके एग्जाम से पूछने भी आया था, आपके जो कॉलेज के एग्जाम से उसमें भी पूछने को आ जाता है। तो आप बना लीजिए, मैंने पॉइंट्स बनाए, इनको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आसान लगेगा। मैंने स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स बनाए, आसान रहेंगे याद करने में। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ टेन्योर होल्डर। ठीक है, तो जो इस कोड का मेन फंक्शन था कि वो टेन्योर होल्डर को प्रोटेक्शन करे। ठीक है, जो भी मतलब कि टेन्योर होल्डर की जो भी अलग अलग तरीके के जो लैंड होल्डर्स थे,
उनका प्रोटेक्शन करे, ठीक है। उनको जो भी उनके रिकॉर्ड्स या फिर जो भी उनके साथ एरर है, ओमिशंस हुआ उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, उनको टाइम बाउंड मनने में करेक्ट किया जाए। उनको सही तरीके से उनको बाकी पॉलिसीज़ का, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का लाभ उठाने का मौका मिले, ताकि किसी अगर गलत नाम होंगे, ओमिशंस होंगे रिकॉर्ड्स में, तो भाई उनको सही तरीके से कुछ भी पॉलिसी का फ़ायदा नहीं उठ सकेगा, ठीक है। तो उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कैसे होगा कि भैया उनके जितनी भी चीज़ें हैं वो सही तरीके से चलें। मैंडेटरी डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर ऑफ अ को शेयर बाय कलेक्टर, ठीक है। तो को शेयर्स जो जानते हो, एक तो शेयर्स होता है किसी का, को शेयर मतलब को सहभागी है किसी में, तो उसका मैंडेटरी डिटर्मिनेशन हो चाहिए कि भाई उसका कितना शेयर है, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल लिटिगेशंस होते थे इस चीज़ पे कि भाई को शेयर का शेयर डिवाइड नहीं है, लोगों की विवादें होती थी अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो प्रोविजंस लाए गए जिससे भाई मैंडेटरी डिटर्मिनेशन हो, एक तरीके का एक बिल्कुल ज़रूरी हो गया कि उसको डिटरमाइन करेंगे कितना शेयर एक को शेयर का होगा उस प्रॉपर्टी में, ठीक है। अगला है एंश्योर्ड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, ठीक है। तो प्रोविज़न 77 जो इसका है यूपी रेवेन्यू कोड 2001 का, वो हमें प्रोवाइड करता है एंश्योर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, जितने भी केसेस रिलेटेड टू रेवेन्यू मैटर्स या फिर लैंड टेन्योर्स हैं, ठीक है, उसका स्पीडी डिस्पोजल किया जाए, ठीक है। और प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। प्रोविज़न मेड किया गया कि जो प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम अरेस्ट एंड टेंशन डिफॉल्टर लैंड रेवेन्यू नॉट एक्सीडिंग 15,000, ठीक है। तो जेंडर इक्वलिटी लाया गया, और मतलब और इसमें महिलाओं का भी था कि भैया उनको भी जितनी फीमेल्स हैं उनका भी कुछ ना कुछ राइट्स इक्वल होने चाहिए। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गांव फंड, एक गांव फंड होना चाहिए जो तहसील लेवल पे हो, जिसमें गांव की बेटर प्रोग्रेस के लिए उस फंड को यूज़ किया जा सके। प्रॉम्प्ट एंड फेयर जस्टिस, ठीक है। विलेज कमेटी बनाई गई, ठीक है, जो इश्यूज़ करेगी आर्बिट्रेशन और मीडिएशन के थ्रू, भाई सहला बुलझा के ही मकाम को सुलझा लेगी, कोर्ट तक ना ले जाना पड़े मैटर को। 225F कहता है कि जितनी भी केसेस पड़े हुए हैं अलग तरीके को, जो एक सेम नेचर के, उनको कंसोलिडेट किया जाए, ठीक है, जिससे सेम कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो, और उनको स्पीडी डिस्पोजल स्पीडी वे में उनको निपट अच्छा करा जा सके, मतलब उनको सुलझाया जा सके। फिर मिंजुमला नंबर, एक मिंजुला नंबर जो था वो फिजिकली डिवाइडेड था पर रिकॉर्ड्स में नहीं होता था, तो जिसे कहते फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट होते रहते थे। मतलब ये कि भाई कागज़ों में है पर फिजिकली कुछ नहीं है, बट फिजिकली है बट कागज़ों में नहीं है, सॉरी, कागज़ों में है ही नहीं, तो भैया कोई इंसान क्लेम करने जाएगा उसे पता क्या चलेगा, बोलेगा भैया कागज़ों में लिखा ही नहीं हुआ है, लिखा नहीं हुआ है, तो भैया उससे डिस्प्यूट होता था, सामने वाले पे केस कर दिया जाता था। तो भैया मिंजुलमन नंबर को लाया गया, ठीक है, अंडर सेक्शन 30 क्लॉज 2। लास्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैंडिंग काउंसिल एंड अदर पैनल लॉयर्स। भाई स्टैंडिंग काउंसिल और अदर पैनल लॉयर्स की भी इसमें प्रोविज़न दिया हो, उसकी भी सुविधा दी गई है, जिससे क्या हुआ कि जो भी रेवेन्यू मैटर्स हैं अगर उनमें कोई वकील वगैरह है तो उसको तुरंत लाया जा सके और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर उस मामले को जल्दी सुलझाया जा सके। ओके, सो गाइस यही थी हमारा बेसिक, हमने रेवेन्यूज़ को बेसिकली हमने इसमें हिस्ट्री समझी, क्या हिस्ट्री थी, क्या उसके पीछे का वजह थी उस कोड को लाने की, यूपी रेवेन्यू 2001 की, क्या उस कोड के ऑब्जेक्टिव्स हैं, 3 चीज़ पे वो वर्क करता है या फिर बेस है उसका, क्या उसकी स्कीम है, कब आया, कब असेंट हुआ, और साइलेंट फीचर्स। ओके, तो ये बेसिकली यूपी लैंड रेवेन्यू की एक तरीके का आप इंट्रोडक्शन वीडियो कह सकते हैं, पर इसमें भी हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी हैं। और अगले वाली वीडियोस में मैं आपके लिए सेक्शन 1 से लेकर 3, 5, 6 तक जाएंगे, ठीक है, सेक्शन 3 तक जाएंगे, और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड जितने भी सेक्शंस आगे रहेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो प्लीज़ लाइक हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बात तभी बनेगी, सब्सक्राइब करोगे तो यार मेरे को भी सपोर्ट होगा और आपको भी वीडियो की टेंशन जल्दी मिलती रहेगी। ओके, सो खूब पढ़िए, मज़े करिए, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।